हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को पूरा सुनते हैं। आजकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। आज है पार्ट 4 की बारी। पिछले तीनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और वेज की डेफिनेशन क्या है। टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए हर एक डेफिनेशन में मैंने एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन डेफिनेशंस को लॉजिकली समझना, वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। माय डियर लर्नर्स, मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी नॉलेज गेन कीजिए। टॉपिक को पूरा सुनिए, एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर्स को, क्योंकि नॉलेज को बांटना ही मेरा पर्पस है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया कि ये एक्ट जो है इसके अंदर 40 सेक्शंस हैं और पूरे एक्ट को 7 चैप्टर्स के बीच में डिवाइड किया गया है। एक एक करके हर चैप्टर को हम डिटेल में जानेंगे। चैप्टर 1 फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पार्ट्स में भी वही किया, उसमें मैंने आपको टाइटल, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स वो सारे बताए और डेफिनेशन समझानी शुरू कर दी। आज भी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझाऊंगी। चैप्टर 2 में वर्क कमेटी के बारे में बताऊंगी। चैप्टर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं इस एक्ट के तहत। चैप्टर 4 में सीखेंगे सारे प्रोसीजर्स और पावर्स। 5 में सीखेंगे कि स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स को लेकर क्या-क्या प्रोविजंस बनाई गई हैं। 6 में हम सीखेंगे कि पेनाल्टीज क्या-क्या लगती हैं अगर बात ना मानी जाए तो। चैप्टर 7 में डाली गई हैं सारी मिसलेनियस प्रोविजंस। तो इस तरीके से ये हैं वो 7 चैप्टर्स जिसमें ये पूरा एक्ट बटा है। तो चलिए हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 में है डेफिनेशंस। आज हम सीखेंगे बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में लिखी गई है। इसमें ये बोला गया कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जैसे कि डिफाइन की गई हो सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 किसका? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 का। उसे ही बोला जाएगा बैंकिंग कंपनी। इसमें कुछ एक रूल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि अगर एक बैंकिंग कंपनी के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लागू करना है, तो इसमें बोला गया कि उस बैंकिंग कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं, मतलब जो काम है, वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में फैला होना चाहिए, तभी ये एक्ट उस बैंकिंग कंपनी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब इस एक्ट के अंदर स्पेशली मेंशन की गई हैं कुछ एक इंस्टीट्यूशंस जिसे बैंकिंग कंपनी में रखा गया है। स्लाइड को ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो है द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि फादर ऑफ ऑल बैंक्स भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर जितनी भी स्टेट बैंक की सब्सिडरीज हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बोली गई हैं, उन्हें भी इंक्लूड कर दिया गया है। आईडीबीआई बैंक, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन सबको इंक्लूड किया गया है बैंकिंग की डेफिनेशन के अंदर। अगली डेफिनेशन है इंश्योरेंस कंपनी की। सेक्शन जो आपने लर्न करना है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन के। इसमें बोला गया कि इंश्योरेंस कंपनी वो है जो कि सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है। सेक्शन 2 किसका? इंश्योरेंस एक्ट 1938 का। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक रूल और बनाया गया कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जिसकी ब्रांचेस या इस्टेब्लिशमेंट्स एक से ज्यादा स्टेट्स में होंगी, उसे ही इंश्योरेंस कंपनी माना जाएगा। अगली डेफिनेशन है
सेक्शन 2 सब सेक्शन एन के तहत, जो कि है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बहुत ही खास ट्रीटमेंट दी गई है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को। इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और इसके अंदर 6 मेजर इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। इनको इंक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि एक्ट के अंदर ये बोला गया कि ये वो सर्विसेज हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ही जरूरतमंद हैं। कहने का मतलब ये है जिसकी आम जनता को खास जरूरत है, उन्हीं सर्विसेज को बोला जाएगा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब हम सीखेंगे कि कौन सी 6 ऐसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इस एक्ट के अंदर बोली गई हैं। सबसे पहले तो है एनी रेलवे सर्विस। यहाँ पर रेलवे की आपको इमेज भी दिख रही है। इसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस हो जिसकी मदद से पैसेंजर्स को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, चाहे वो बाय एयर भी हो तो भी उसको इस कैटेगरी में डाला जा सकता है। दूसरी है पोर्ट और डॉक। इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक जहाज दिख रहा है जो कि एक पोर्ट के ऊपर खड़ा है, तो इसे भी इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है क्योंकि ये पब्लिक की सुविधा के लिए मानी गई एक इंडस्ट्री है। उसके बाद किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का ऐसा सेक्शन या ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी वर्किंग के ऊपर पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की सेफ्टी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनीज के अंदर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया जाता है, तो उसे भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ही बोला गया है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आती हैं पोस्टल, टेलीग्राफ या टेलीफोन देने वाली सर्विसेज। पांचवें नंबर पर आती हैं पावर या पानी सप्लाई करने वाली सर्विसेज। 6 नंबर पर आती हैं पब्लिक सैनिटेशन यानी पब्लिक के लिए स्वच्छता बनाए रखना, और पब्लिक कंजर्वेंसी भी इसके अंदर डाली गई है। पब्लिक कंजर्वेंसी का मतलब होता है वो सर्विसेज जो कि समय समय पर पब्लिक को दी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि टूटी हुई सड़क की मुरम्मत करना, इन सबको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर डाला गया है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर एक एडिशनल पॉइंट ये भी है जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन एन क्लॉज 6 के अंदर दिया गया है। इसमें ये बोला गया कि जो इंडस्ट्रीज फर्स्ट शेड्यूल के अंदर फॉल करती हैं उन्हें कभी भी ट्रांसफॉर्म मतलब बदला जा सकता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के तौर पर। और ये बदलाव का ऑर्डर कौन देगा? ये ऑर्डर देगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर तो उस इंडस्ट्री की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहां से ऑर्डर आएगा। अगर उस अंडरटेकिंग की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है तो ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार पास करेगी। अब ऐसे ऑर्डर क्यों पास किए जाएंगे? इसका कारण है कि कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई है जिस कारण से पब्लिक को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी हो चुका है। इसी कारण से ये ऑर्डर पास किए जाते हैं। अब ऐसा ऑर्डर पास करने के लिए गवर्नमेंट को अपने ऑफिशियल गजट के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ती है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 6 महीने के लिए की जाती है। पर अगर 6 महीने में मुसीबत ना टले तो इसे और 6 महीने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो माय डियर लर्नर्स, अगर एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स की मदद से आपको टॉपिक की पूरी क्लैरिटी आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। लेक्चर्स को सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली डेफिनेशन है वेज के बारे में। सेक्शन है 2 सब सेक्शन डबल आर। तो क्या कहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन डबल आर? इसमें बोला गया है कि वेज का मतलब है तनख्वाह जो कि किसी को दी जा रही है, पर यह तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में ही होती है, पैसा जो दिया जाएगा। चाहे एम्प्लॉयमेंट के टाइम कोई भी शर्तें रखी गई हों, एक्सप्रेस्ड लिख के बताई गई हों, या इम्प्लाइड हो, सजेस्टेड हो, मालूम है कि ये शर्तें होंगी ही होंगी।
इस सब को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अब वर्कर को वेज क्यों दी जा रही है? पहली बात, वो हमारे पास नौकरी करता है, एम्प्लॉयमेंट है उसकी, या उसने कुछ काम किया है तो उस काम के बदले में एम्प्लॉयर की ड्यूटी है उसको पैसे देना। वेज के अंदर कई सारी कंडीशंस हैं कि क्या जो दिया गया है इंक्लूड होगा और कौन सी ऐसे हेड्स हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। पहले हम सीखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा वेज में। सबसे पहले तो इंक्लूड किए जाएंगे सारे अलाउंस जो कि दिए जा रहे हैं एक वर्कमैन को। इसके अंदर डियरनेस अलाउंस भी इंक्लूड किया जाएगा। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, जो समय समय पर सरकार निश्चित करती है कि कितना दिया जाएगा। इसके बाद वेज में इंक्लूड की जाएगी हाउस एकोमोडेशन। अगर वर्कर को रहने के लिए घर दिया गया है, वो बिजली, पानी या मेडिकल की कोई सुविधा दी गई है, इसके अलावा कोई भी सुविधा जो उसको दी गई या कोई सर्विस दी गई और उस सर्विस के लिए बहुत ही कम पैसे चार्ज किए गए, फूड ग्रेन्स, राशन दिया गया, ये सब कुछ इंक्लूड होता है वेज में। ट्रैवलिंग कंसेशन, कहीं भेजा गया और टिकट के पैसे नहीं लिए गए, तो वो टिकट की जो अमाउंट है वो भी वेज में इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी कमीशन जो कि दी जाएगी सेल्स को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा वेज में। अब हम सीखेंगे कि कौन से ऐसे हेड्स हैं जो वेज के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। सबसे पहले, कोई भी बोनस अगर एक वर्कमैन को दिया है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर अगर वर्कमैन को किसी भी तरीके का पैसा देता है पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में, तो ये वेज के अंदर इंक्लूड नहीं होते। ग्रेचुटी जो कि सर्विस खत्म होने पर मिलती है, उसको भी वेज में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, इसे वेज का हिस्सा नहीं माना जाता। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन डबल सी, जो कि है क्लोजर की डेफिनेशन। क्लोजर का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए नौकरी का खत्म हो जाना। अब वो नौकरी क्यों खत्म हुई? क्योंकि जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, जहां पर नौकरी मिली थी, वो प्लेस ही बंद हो गया, या अगर उसके एक पार्ट में नौकरी मिली थी तो वो वाला पार्ट कंपनी ने बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमारी आज की सारी डेफिनेशंस प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट हुई। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और उसमें डिस्कस करेंगे अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और उसमें भी हम कई सारी एग्जांपल्स इंक्लूड करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द।